होता है। तो गाइस ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट श्योर सिलेक्शन की सीरीज है, मिक्स इम्पोर्टेंट। इस ये लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन इसमें आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। और ये ही आपके 100% एसएससी में देखने को मिलेंगे। एसएससी जेई के लास्ट मोमेंट चल रहा है, ये गारंटी से कह रहा हूँ गाइस। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें से आप खुद देखेंगे, जब पेपर आने के बाद देखेंगे कि इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मिक्स क्वेश्चन की सीरीज। इसके 10 पार्ट हो चुके हैं, नहीं देखे हो तो पीछे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जिसमें मैंने मैकेनिकल ट्रिक से ही बताया ताकि आपके दिमाग पे बैठ जाए। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, वो भी आप जरूर देख लेना, जो कि एनालिसिस मॉक से निकाले हुए हैं। अब ये क्वेश्चन मैं मिक्स डायरेक्ट दे रहा हूँ, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बस गाइस ये रिक्वेस्ट है, 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप खुद ही इस वीडियो में एंजॉय लेने लगेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। तो लास्ट मोमेंट में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण की तरह काम करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टरबाइन से, जहाँ लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो टरबाइन में क्या होता है कि बीच में होता है कंपेलर, तो टरबाइन क्या होता है, जो एच को एम ई में कन्वर्ट कर दे, वो हो गया हमारा टरबाइन। तो देखिएगा ये अपना इम्पेलर, इम्पेलर बीच में होता है। बहुत ही ईजी तरीके से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो देखिए वाटर होता है यहाँ, ये होती है साफ्ट, ये होती है वाटर पावर, और ये होती है रोटर पावर, और ये होती है साफ्ट पावर। सही है, यानी जो हमें हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे मैकेनिक एनर्जी, वो अपनी टरबाइन हो गई। और इसका ही उल्टा होता है अपना पंप। तो आपको क्या करना है, अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अपनों को कि मतलब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। तो वो भी सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में होता है अपना इम्पेलर, सही है। यहाँ से आ गया अपना वाटर, ये वाटर है, और यहाँ अपनी शाफ्ट लगी हुई है। तो ये होगी रोटर पावर, ये हो गई वाटर पावर यहाँ से यहाँ, और ये हो गई शाफ्ट पावर। तो इधर से देखते हैं, रोटर पावर अपॉन वाटर पावर, आरपी अपॉन डब्ल्यूपी इक्वल टू जाता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। यानी जिसके नीचे एच है, अगर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है तो नीचे वाटर ही आना है, वाटर पावर, क्योंकि हाइड्रोलिक का मतलब वाटर पावर होता है। ऐसी एस पी अपॉन आर पी, अब नीचे आर पी आ गया, नीचे जो देखो, अब आर पी का मतलब रोटर, रोटर का मतलब, तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी यहाँ से गए और यहाँ से पूरे यहाँ गए एस पी अपॉन डब्ल्यू पी, एस पी अपॉन डब्ल्यू पी, तो ये हो गई ओवरऑल एफिशिएंसी। तो भाई इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग देखने का तरीका है। ये रोटर हो गया, ये वाटर पावर हो गया, ये रोटर पावर हो गया, और ये शाफ्ट पावर हो गया। यहाँ से यहाँ गए, यानी नीचे वाटर आ गया, तो होगी अपनी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। यहाँ से यहाँ गए, यानी नीचे रोटर पावर आ गया, तो ये होगी अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी। और यहाँ से पूरे यहाँ गए तो नीचे क्या आ गया अपना डब्ल्यू, तो ये क्या हो गई अपनी, मतलब एस पी अपॉन डब्ल्यू पी में जाएंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन दोनों की मल्टीप्लाई भी होता है, ईटा एफ मल्टीप्लाई ईटा एच। तो सिंपल सा है, अगर आप भूल जाते हैं, अब तो भूलेंगे नहीं खैर, तो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वाटर पावर और मतलब पंप में और टरबाइन में ये भूल जाते हैं। तो ये याद रख लीजिए, डब्ल्यू है, आर है और एस है, तो वारिस, डब्ल्यू आर एस, यानी एक वारिस है, तो हमारी ये टरबाइन के लिए है, ऐसा समझे। डब्ल्यू, जब डब्ल्यू आर एस आएगा यानी वारिस, तो ये टरबाइन के लिए है।
आप रोटर पावर, वाटर पावर ये भूल जाएंगे पहले क्या आएगा। तो आपको इस सिस्टोमेटिक में करना है कि पहले W लगाना है, फिर R लगाना है, फिर S लगाना है, ये टरबाइन के लिए। और SRB यानी एक तरह से शराब बोल सकते हैं SRW को। तो यानी पहले S आएगा, R आएगा, W आएगा, तो वो होगा पंप के लिए, तो वो होगा ये पंप के लिए होगा। आगे बात समझ में। तो उसमें भी ऐसी है R/S नहीं, रोटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, तो ईटा H हो गया, W/R हो गया, तो ईटा M हो गया। आई समझ में, उसमें उल्टा हो जाएगा। तो एक बार दोनों को कन्फ्यूजन क्रिएट ख़त्म कर देते हैं। देखिए गाइस, दोनों का कन्फ्यूजन मैं क्रिएट ख़त्म कर रहा हूँ। एक होता है अपना टरबाइन, एक होता है अपना पंप। तो दोनों में, तीनों में, दोनों में ईटा H भी होगा, ईटा P भी होगा, और ईटा ओवरऑल भी होगा। ये ईटा M होगा, ईटा H भी होगा, ईटा M भी होगा, और ईटा ओवरऑल यानी एफिशिएंसी ओवरऑल भी, ये दोनों में होगी। लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है हमारा, कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ WS/WP कहाँ क्या करना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो पहले आप लिख लें यहाँ SRW, यानी पहले S आएगा, फिर R आएगा, यहाँ W आएगा, सॉरी यहाँ SRW आएगा पंप में, यहाँ आएगा। देखिए अभी मैं आपके सामने कन्फ्यूज हो गया। वारिस इसकी ट्रिक है, वारिस यानी पहले W आ गया, R आ गया, S आ गया। अब P में क्या आ जाएगा अपना शराब, SRW, पहले S आएगा, फिर R आएगा, फिर W आएगा। अब देखिए दोनों में दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ R/W कर दें, R/W, तो ये होगी अपनी एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और यहाँ R/S हो जाएगा, है ना सिंपल। यहाँ ईटा M के लिए S/R, ईटा M के लिए S/R हो जाएगा, और यहाँ ईटा M के लिए क्या हो जाएगा W/R, यानी W समझ रहे हैं ना, वाटर पावर अपॉन रोटर पावर, रोटर पावर शाफ्ट पावर, ये P मैंने लगाया नहीं है। और ओवरऑल बताइए S/W हो जाएगा, यानी S से पूरा फर्स्ट तक, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा W/S, यानी एक दूसरे के कन्वर्ट विपरीत है। तो पहले आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, WRS आएगा कभी कभी यहाँ, अब आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, और यहाँ SRW आएगा। बस ये इसकी सिंपल है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पंप जो है अपना Me/HE यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में कन्वर्ट करता है। देख भी लीजिए, S से W कर रहा है ना, और ये कर रहा है He/Me, यानी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को मैकेनिकल एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो सिंपल सा है, शायद आप समझ गए होंगे। बस आप देखते जाइए, आपकी हर चीज़ क्लियर दिमाग में बैठा दूंगा, चिंता मत करिए। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ईटा बैकवर्ड जो है वो जो होता है एफिशिएंसी रेडियल और एफिशिएंसी फोर्स बेन के, ये इसका क्रम होता है कि पहले इसका जो सबसे अच्छी एफिशिएंसी देगा वो बैकवर्ड में देगा। जो इम्पेलर के जो ब्लेड होते हैं, तो इसमें जो होता है फाई छोटा होता है 90 से, इसमें फाई इक्वल टू होगा 90 से, इसमें फाई बड़ा होगा 90 से। तो क्या पता आपके नीचे वाला पूछें या ऊपर वाला पूछें, पहले ऊपर वाले पूछते थे, क्या पता अब ये वाला पूछें कि फाई छोटा होता है 90 से या फाई बराबर होता है 90, फाई बड़ा होता है 90 से, कौन सा अच्छा फ्लो देगा, सही है, कौन से बेन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी आएगी। तो फाई जिसमें छोटा होगा 90 से उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। ओके, तो गाइस ये पंप के लिए था। अब मैं पहले ये कर रहा हूँ कि जो दूध में मलाई होती है, पहले वो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं निपटा के सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं वो चीज़ निपटा रहा हूँ जो अपनी आनी होती है एग्ज़ाम में, जो कि आपको पता नहीं होता और आप सब कुछ करते रहते हैं। ये इक्वेशन आती है जो मैं लिख रहा हूँ, V1/V2 की पावर Γ-1। तो ये है T2/T1 इक्वल टू होता है P2/P1 की पावर Γ-1 इक्वल टू B1/B2 की पावर Γ-1। तो इसमें नीचे गामा होता है P1 में, ये याद रखना, और B1 में क्या होता है खाली Γ-1। तो ये इक्वेशन एक एडियाबैटिक
इक्वेशन होती है जो आपको याद रहनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये कन्फ्यूजन है कि पी पे जो होता है गामा माइनस वन अपॉन गामा होता है, और बी वन पे होता है बी वन अपॉन बी टू ओनली गामा माइनस वन। नेक्स्ट, इसको जो इसका अप्लाई करने का जो मेन तरीका है, इसे अप्लाई किस किस पे करेंगे, तो अप्लाई के लिए हम इसे करेंगे क्लोज सिस्टम पे। क्वाजी स्टैटिक कुछ नहीं है, सिर्फ धीमा प्रोसेस है एक, इसे इतना हार्ड बना देते हैं। आइडियल प्रोसेस, आइडियल गैस के लिए, तो ये इन तीनों पे अप्लाई होती है, क्लोज सिस्टम, क्वाजी स्टैटिक और आइडियल गैस के लिए। साथ साथ ये भी बता दूं कि एक एटीएम जो होता है अपना, एक एटीएम जो होता है 101.325 किलो पास्कल। इसलिए ये बता दूं कि किलो नहीं लगाते लोग, और एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल, यहाँ किलो नहीं आएगा। बस कन्फ्यूजन मिट गया। नेक्स्ट, सिर्फ वो ही मिटा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन होते हैं। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होता है एक, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल हो गया। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक में, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक में जो होगा वो माइनस गामा पी अपॉन वी होगा, और जो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होगा वो होगा माइनस पी अपॉन वी। तो गामा लग जाएगा इसमें एडियाबैटिक में, और जो है आइसोथर्मल यानी जिसमें टी कांस्टेंट होता है उसमें माइनस पी अपॉन वी आता है, और एडियाबैटिक हमेशा आइसो से बड़ा होता है। आगे समझ। तो साथ साथ ये भी बता दूं, बड़े से याद आया कि सीपी बड़ा होता है अपना सीबी से, सीपी बड़ा होता है। इस समय आप ये मत जानिए कि सीपी बड़ा क्यों होता है सीबी से, सिर्फ आप जो मैं बता रहा हूँ वो करते चले जाइए। इस वीडियो के बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये मैं समझिए ईजी है। अभी मैं हार्ड, मॉडरेट, इम्पोर्टेंट जो रिलेवेंट है वो बता रहा हूँ। और सीपी इक्वल होता है गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, और सी भी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ कन्फ्यूजन मिटाने की बात हो रही है। तो जो सी पी होता है वो गामा आर, या इसमें गामा लग जाएगा, और सी बी में गामा नहीं लगेगा। तो गामा माइनस वन सी पी और सी बी में दोनों में आएगा, लेकिन सी पी में आएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, और सी बी में आएगा ओनली आर अपॉन गामा माइनस वन। सी पी बड़ा होता है सी बी से, और ये इक्वेशन होती है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। सही है। साथ साथ ये बता दूं कि आइडियल गैस के लिए U बराबर केवल वो टी के फंक्शन पर कार्य करता है, और अपना रियल गैस के लिए U बराबर एफ टी वी, यानी दोनों पे काम करता है, टी पर भी और वी पर भी, यानी टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों पर काम करता है। देखिए जब टी बढ़ेगा तो सी पी बढ़ेगा और गामा जो है वो कम होगा। ऐसी दिमाग में जो बात याद आती जा रही है मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। और एक देखिए डी यू और डी पी बहुत इक्वेशन आती है, डी यू की आती है और डी एच की आती है। तो डी यू में होता है एम सी बी डी टी, और डी एच में होता है एम सी पी डी टी। एक क्वेश्चन आता है जिसमें अटकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस लॉ में सी ओ पी बराबर नहीं होता है अनंत के, यानी इन्फिनिटिव के। तो सी ओ पी बराबर होता है 0, सी ओ पी बराबर नहीं होता है, तो इसका आंसर होता है सी ओ पी बराबर नहीं होता है, इक्वल टू नहीं होता है इन्फिनिटी के, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस लॉ। और ये तो आपको पता ही होगा डी एच अपॉन डी टी किसका बताता है, ये मोलियर डायग्राम, डी एच अपॉन डी एस टी पर मोलियर डायग्राम के लिए ये होता है। अब चलते हैं आगे। देखिए एक इक्वेशन आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन उस पर वो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा देता है कि आपका गलत हो जाए। जी इक्वल टू टॉ अपॉन फाइव, यानी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हमने, ये होता है अपना शियर मॉडुलस, अगर शियर मॉडुलस को बढ़ा दिया जाए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। तो आप सिंपल से है, जब ये बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन मतलब इस तरीके से निकालते हैं, कम होगा क्योंकि ये अपोजिट है इसके, व्युत्क्रमानुपाती है। तो वो बोलेगा कि जी जो है यानी शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर बढ़ेगी
तो कम डिफ्लेक्शन होगा। ये आंसर लगाना है आपको कि मॉड्यूलर ऑफ रिजिडिटी बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन हमारा कम होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब जानते हैं, यानी जो डिफ्लेक्ट होता है ऐसे करके, तो ये कम डिफ्लेक्ट होगा, कम होगा। सही है। इसी तरह dm अपॉन dx इक्वल टू होता है s के, और ds अपॉन dx इक्वल टू होता है माइनस w के, यानी लोड के इक्वल होगा। यानी ds मतलब शियर फोर्स का अगर हम d अपॉन dx करें तो w के इक्वल होगा लोड के, और मोमेंट का करें तो वो शियर फोर्स के होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं m2 माइनस m1। सही है। नेक्स्ट बता देता हूँ मैं। एक होता है POI, एक होता है POC। सही है। POI होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो इसमें होता है BM बराबर 0। इन दोनों बहुत अंतर है। अगर ये कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहेगा तो BM बराबर 0 मत कर देना, इसका ही आंसर BM बराबर 0 होगा। सही है। यानी यहाँ जो चेंज करता है यहाँ BM बराबर 0 होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में ये BM साइन चेंज करता है। इसका आंसर होगा BM साइन चेंज करेगा, और BM बराबर 0 भी होगा। इसके दोनों लगाने हैं। इसका आंसर खाली ये मत लगाना, POI का आंसर केवल 0 लगाना, और इसका आंसर दोनों लगाना। यानी आप समझे, ऑल POC बराबर POI के होता है, बट ऑल POI इज नॉट इक्वल टू POC। ये बात समझ गए होंगे, कहने की नहीं है। चलो गोले में बता देता हूँ आपको। ये POC अंदर आ जाता है, और POI